महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी आज इस मंच पर उपस्थित पार्टी के दो महामंत्री जिनमें से एक प्रमोद जी वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के निर्माण में मेरे अनन्य सहयोगी रहे और दूसरे जिनके जिम्मे ये जवाबदारी दी गई कि इस बार की मेरी यात्रा पर प्रभारी के रूप में वे मेरे साथ रहे, अनंत कुमार जी। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता, हमारी पार्टी के नेता फुनकर जी, व्यास जी, अन्य उपस्थित पदाधिकारी और नागपुर निवासी बहनों और भाइयों, नागपुर जब भी आता हूं बहुत खुशी होती है। एक भावात्मक संबंध है। पहली बार 46 में आया था और आज 60 वर्ष बाद, और यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिस महापुरुष की यह कर्मभूमि रही और जिस महापुरुष की प्रेरणा से जो कुछ भी जीवन में कर पाया, करने की कोशिश की समाज के लिए, उन परम पूज्य श्री गुरु जी की यह जन्म शताब्दी वर्ष है। और संयोग ऐसा है कि साधारणतः मैं 14 अप्रैल को दिल्ली में ही रहता हूं हमेशा। प्राय संसद का अधिवेशन होता है या विगत दिनों में जब संसद का अधिवेशन न भी होता है तो भी रिसेस होता है और कोई न कोई समिति की बैठक चलती रहती है। लेकिन इस बार मैं यात्रा के दौरान में 14 अप्रैल को मुंबई में था और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के दिन मैं वहां पर डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मुंबई के उस स्थान पर गया जहां पहले नहीं गया था, चैत्य भूमि। यहां पर तो मैं आया हूं लेकिन चैत्य भूमि पर पहले कभी नहीं गया। और यह नागपुर का नगर एक प्रकार से परम पूज्य श्री गुरु जी और डॉक्टर अंबेडकर दोनों की कर्मभूमि रही और आज दोनों को स्मरण करना वह इस दृष्टि से भी उपयुक्त है कि दोनों ने अपने अपने चिंतन के अनुसार हमेशा इस भारतवर्ष के सुरक्षा के बारे में कभी उदासीनता नहीं बरती, सदैव चिंतित रहे। और इन दिनों में यह विचार जो है सुरक्षा का, सुरक्षा यात्रा का, उसका जन्म वास्तव में मेरे मन में उस दिन हुआ जिस दिन पत्रों में मैंने यह समाचार पढ़ा कि भारत सरकार ने एक समिति बनाई है जिसकी अध्यक्षता करने के लिए एक पूर्व न्यायाधीश को कहा गया है, जस्टिस सच्चर को। और जस्टिस सच्चर को कहा गया है कि यह समिति इस बात की जांच करे कि भारत में
मुस्लिम समाज की आर्थिक और सामाजिक दुर्दशा क्यों है, और इसकी जांच करने के लिए तथ्य इकट्ठे करें भारत सरकार के सब विभागों से, प्रदेश की सरकारों के सब विभागों से, कि वहां पर नौकरियों में मुस्लिम समाज के कितने कितने लोग हैं। और इतना ही नहीं, तो लिखा गया कि सच्चर कमेटी ने सेना के तीनों अंगों से पत्र लिख करके पूछा है कि थल सेना में, जल सेना में, वायु सेना में मुस्लिम कितने भर्ती हुए हैं। इसके आंकड़े इकट्ठे करके, जिसको किसी ने मुस्लिम सेंसस कहा, किसी ने मुस्लिम हेड काउंट कहा, लेकिन हमको जवाब दो इस बात का, जैसे हम सरकार को रिपोर्ट दे सके कि वास्तव में मुसलमानों का भारत सरकार में क्या स्थान है। समाचार पढ़ते ही मेरा माथा ठनका। मैंने कहा, हो क्या गया है सरकार को? आखिर तो इस सवाल पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी। विभाजन हुआ था देश का 1947 में, तो विभाजन के बाद विभाजन का आधार यह था कि हिंदुस्तान में, अविभाजित हिंदुस्तान में मुस्लिम बहुमत कहां पर है, हिंदू बहुमत कहां पर है, इसके आधार पर विभाजन हुआ, हो गया। उसके बाद संविधान सभा बनी हमारी, भारत का संविधान बनाने के लिए। उनके संविधान निर्माण में भी लोग कुछ लगे। दोनों तरफ अल्पसंख्यकों का सवाल महत्वपूर्ण था कि भारत में मुसलमानों की स्थिति कैसी रहेगी, पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति कैसी रहेगी, और हिंदुस्तान में जो संविधान सभा बनी उसमें एक अति महत्वपूर्ण समिति बनी, उपसमिति बनी, जिसको कहते थे माइनॉरिटी सब कमेटी। और उस माइनॉरिटी सब कमेटी के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस माइनॉरिटी सब कमेटी के सम्माननीय सदस्य थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जो विधि मंत्री भी थे। इस नाते संविधान निर्माण में उनकी अहम भूमिका थी, लेकिन उनको इस समिति में रखा गया। इस समिति के और सम्माननीय सदस्य थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी प्रेरणा से हम में से बहुत सारे लोग राजनीति में आए, भारतीय जनसंघ में सम्मिलित हुए, सक्रिय हुए। और आश्चर्य होगा बहुत लोगों को यह जान करके कि यद्यपि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनको भी उस समिति में विशेष आमंत्रित, स्थायी आमंत्रित करके रखा गया। इतनी महत्वपूर्ण समिति थी वो माइनॉरिटी सब कमेटी। और उस माइनॉरिटी सब कमेटी के सामने आरंभ में यह भी प्रस्ताव था कि माइनॉरिटीज को कोई शिकायत न हो, इस दृष्टि से उचित होगा कि सभी माइनॉरिटीज को लोकसभा में, विधानमंडलों में, नौकरियों में आरक्षण दिया जाए, मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए, ईसाइयों को आरक्षण दिया है, सब अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया जाए नौकरियों में, विधानमंडलों में। पाकिस्तान में क्या हुआ मैं नहीं जानता हूं, यहां यह हुआ था। लेकिन इस प्रस्ताव पर जब उस महत्वपूर्ण समिति ने विचार किया, चर्चा की, तो सर्वसम्मत इस नतीजे पर पहुंचे कि हमको यह गलती नहीं करनी चाहिए। हिंदुस्तान में सिवाय अनुसूचित जातियों के, अनुसूचित जनजातियों के और आरक्षण नहीं होने चाहिए। धार्मिक आधार पर तो आरक्षण होने ही नहीं चाहिए। रिलीजियस ग्राउंड्स पर कोई आरक्षण रखने की जरूरत नहीं। आगे चल करके ओबीसी के लिए एक प्रावधान जरूर संविधान में जोड़ दिया गया। लेकिन मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मैंने अभी डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र किया, और मैं मानता हूं कि इस सरकार ने
जब से ये बनी है सन 2004 में, तब से लेकर के इनके नेतृत्व में यह धारणा घर करके बैठी हुई है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना जो एक समय का आधिपत्य था भारत की राजनीति पर, वह गंवाया है। तो उसका कारण है कि हमारे हाथ से मुस्लिम वोट चला गया, और मुस्लिम वोट वापस लाने का दूसरा कोई तरीका नहीं सिवाय इसके कि धीरे धीरे करके मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की व्यवस्था किसी न किसी रूप में लगातार करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। महाराष्ट्र में अभी प्रवेश किया, दूसरी बार विदर्भ में प्रवेश किया, तो आंध्र से आया हूं, और आंध्र में उन्होंने शुरू किया सबसे पहले सन 2004 में ही उन्होंने पहली बार मुस्लिम समाज को 5% रिजर्वेशंस आंध्र में उन्होंने दिया। और मुझे आश्चर्य नहीं है कि भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा, भारत का संविधान बनाने वाली जो प्रमुख व्यक्तित्व थे जिनका चिंतन उस संविधान में दिखाई देता है, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन सभी लोगों ने सर्वसम्मत से जो निर्णय किया था और जिस निर्णय की इतनी भूरी भूरी प्रशंसा की थी पंडित नेहरू ने स्वयं ने, जब यह रिपोर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा के सामने रखी, उन्होंने कहा कि दिस डिसीजन बाय दिस माइनॉरिटी सब कमिटी एंड दिस रिपोर्ट इज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द डेस्टिनी ऑफ इंडिया। भारत के भाग्य में यह एक अति महत्वपूर्ण मोड़ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अच्छा व्याख्यान दिया, ओजस्वी व्याख्यान दिया, लेकिन उनके अंतिम शब्द थे, उन्होंने कहा कि मैं उस दिन की कल्पना करता हूं जब हिंदुस्तान में कोई अल्पसंख्यक नहीं होगा, कोई बहुसंख्यक नहीं होगा। इस भारतवर्ष में एक ही संप्रदाय होगा और वो संप्रदाय होगा भारतवासियों का संप्रदाय। कोई अल्पसंख्यक नहीं, कोई बहुसंख्यक नहीं। और इसीलिए उसी दिन, जिस दिन मैंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी, मैंने कहा हो क्या गया है। शुरुआत की आंध्र में, तब तो नौकरियों में और इसमें उसमें बात कर रहे थे, अब यहां तक पहुंच गए कि सेना में भी करना चाहते हैं। फिर मुझे किसी ने बताया कि ये सेना वाली बात अनायास नहीं आई है। एक कोई विद्वान है, अमेरिका में रहते हैं, अपने को विद्वान कहलाते हैं, समझते हैं, मूल निवासी हैदराबाद के हैं, भारत के, आजकल अमेरिका में रहते हैं, अमेरिकी सिटीजन हो गए हैं। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिस ग्रंथ का नाम है खाकी एंड एथनिक वायलेंस इन इंडिया। खाकी का मतलब है सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें आर्मी भी आती है। और उसके ग्रंथ का जो सार है वो ये है कि हिंदुस्तान में जितनी सांप्रदायिक हिंसा होती है, जितनी जातिगत हिंसा होती है, उसके पीछे प्रमुख रूप से सिक्योरिटी फोर्सेस है। सिक्योरिटी फोर्सेस आर द मोस्ट डेंजरस section in India because of which ethnic violence grows। और उसका सार यह था कि उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अनुपात में सिक्योरिटी फोर्सेस का कॉम्पोजिशन नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधित्व नहीं है, ज्यादा नहीं है। अरे ये कौन सी बात हो गई। मुझे इस बात का धक्का लगा जिस दिन ये समाचार छपा था, लेकिन अगले दिन जब समाचार पत्रों में यह भी छपा कि सेना के तीनों अध्यक्षों ने, थल सेना अध्यक्ष ने, जल सेना अध्यक्ष ने, वायु सेना अध्यक्ष ने, तीनों ने एक स्वर से कहा कि हमको नहीं पता कि भारत सरकार क्या सोच रही है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारी सेना में कभी किसी स्थान, किसी स्टेज पर, किसी समय पर भी
भर्ती करते हुए हम ये नहीं सोचते कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है। हम केवल एक देखते हैं कि ये सैनिक बनने लायक है कि नहीं है, सैनिक बनने योग्य है कि नहीं है, यह सेना के माध्यम से देश के लिए अपने प्राण अर्पण करने को तैयार है कि नहीं है, इसमें वो क्षमता है कि नहीं है, यही बातें की जाती है।